Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is application of elastic behavior of materials. तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक एग्जांपल से समझना है, जैसे कि जो ब्रिजेस अगर बनते हैं तो ब्रिजेस के नीचे जो पिलर्स होते हैं वो बेसिकली आई शेप के होते हैं, क्योंकि तो आई शेप के अगर पिलर्स रखेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके शेप के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर शेप से भी हम लोग स्ट्रेंथ ज़्यादा ला सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग मुझे बनानी होगी, तो उस बड़ी बिल्डिंग के पिलर्स हैं वो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के होंगे होने वाले हैं, उस पिलर में जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले वो कौन सा मटेरियल है, वो कितनी यील्ड स्ट्रेंथ तक सह सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर एक बिल्डिंग तैयार होती है। अगर मुझे एक ब्रिज बनाना है तो उसमें भी ब्रिज में मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ, उस ब्रिज के जो पिलर्स होंगे उसकी शेप कौन सी होगी, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे कि जिससे ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि ब्रिज के ऊपर बहुत सारे हैवी व्हीकल्स एक जगह पे एक टाइम पे रहने वाले हैं। अगर ट्रैफिक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल ब्रिज पर ही होंगे। तो ब्रिज की स्ट्रेंथ हमें इतनी ज़्यादा बढ़ानी है कि जिससे वो टूट ना सके। तो हमें यहाँ पर ये सारे कैलकुलेशन करके फिर उसको ध्यान में रख के फिर वो बड़ा सा जो भी बिल्डिंग है या फिर ब्रिज है उसको तैयार करना है। तो बेसिकली हमें एक इक्वेशन से यहाँ पर आगे बढ़ना है कि वो इक्वेशन है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 BD क्यूब इंटू वाई। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डेल्टा हियर। सो डेल्टा का मतलब कि जैसे कि मेरे पास एक प्लेन शीट है और यहाँ पर मैं एक वेट लटका देता हूँ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये पूरा ऐसे कर्व हो जाएगा। तो पूरा ऐसे कर्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसा मटेरियल रखना पड़ेगा कि जिससे ये जो कर्वनेस है वो कम हो जाए। तो कर्वनेस को कम करने के लिए यहाँ पर बेसिकली y को हो सके उतना ज़्यादा रखना है, मतलब कि यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होना चाहिए। फिर b इज विच इज़ कॉल्ड, ये जो थिकनेस है वो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। d मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस डिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होना चाहिए, थिकनेस हाइट दोनों ज़्यादा होनी चाहिए। बट लेंथ, तो ये है उसकी लेंथ, वो कम होनी चाहिए जिससे कि उसकी कर्वनेस भी कम हो जाए। और W वो भी हमें यहाँ पर कम लटकाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम मटेरियल बड़ा सा कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग बना सकते हैं। सो ये इक्वेशन हमें ऑलवेज ध्यान में रखनी है। जैसे कि लेंथ को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो आपने देखा ही है कि जो ब्रिजेस है उसमें अगर मैं सिंपली पिलर्स रख दूंगा तो ये टूट सकता है, क्योंकि सारा जो वजन है उसके बेस पर आ जाएगा तो बेस जल्दी टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्रिज है उसको आई शेप में कन्वर्ट करना है। आई शेप से क्या होगा कि ये सारा जो भी वेट होगा इस पे वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्ट्स में। और जितना डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतना ही वो टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सो ये भी एक शेप पे भी वो डिपेंड करता है उसका बिहेवियर। फिर अगर यहाँ पर मटेरियल लेना है तो कौन सा मटेरियल लेंगे, तो स्टील इज द बेस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ आवर इन आवर अर्थ, क्योंकि स्टील ज़्यादा यील्ड स्ट्रेन को सह सकता है। तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इस फॉर एग्जांपल मुझे एक क्रेन बनाना है, क्योंकि क्रेन क्या कहाँ पर यूज़ होता है, तो लोड लिफ्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो क्रेन के जो वायर्स होते हैं, जो रोप्स होते हैं, उसकी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होनी ही चाहिए। अगर वो क्रॉस सेक्शन अगर मैं हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे
तो वो क्रेन उतना वेट वो उसको उठा नहीं पाएगा। सो जैसे कि जो क्रेन से हमें वेट उठाना है, दैट इज फॉर एग्जांपल वो 10:4 kg है। अब दूसरे कि हमारे जो स्टील हम लोग यूज़ करने वाले हैं, स्टील की रोप जो यूज़ करने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, तो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है 30 × 10⁷ न्यूटन मीटर टू इनवर्स। ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि इतना सह सकता है, इतना स्ट्रेस वो टॉलरेट कर सकता है। सो अब यहाँ पर हमें वो चीज़ फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू a SY/W। तो यहाँ पर हमें a को सब्जेक्ट बनाना है, एंड देन वी गेट a 30 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो इतना अगर मैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा तो इतना वजन वो सह पाएगा 10⁴ kg जितना। तो पूरी हमें कैलकुलेशंस पार्ट से ही फिर हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ वी नो दैट कि अभी इस वक्त पर हमारी जो सरफेस है, बॉडी है, उस पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा ऑलवेज। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के हिसाब से हमारे जो माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस वाले माउंटेन कभी भी अर्थ पे अवेलेबल होने वाले नहीं है। वो फिक्स वैल्यू है। उस वैल्यू को अगर हमें फाइंड करना है तो बेसिकली वो फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू ρgh। ये फॉर्मूला हम आगे भी पढ़ चुके हैं। इन दिस फॉर्मूला h को फाइंड करना है, मतलब कि कितना मैक्सिमम माउंटेन हाइट हो सकता है, वो अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो बेसिकली उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है P, दैट इज 30 × 10⁻⁴, यहाँ पर आ जाएगा 4। एंड डेंसिटी ऑफ अवर माउंटेन, मतलब कि जो रेत होती है, पत्थर होती है, उसकी अगर डेंसिटी की बात की जाए तो जी फॉर्मूला इज 10, वी रिमेंबर इट। सो यहाँ पर वो डेंसिटी 3 × 10⁻²। सो कैंसल, पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻3, सॉरी यहाँ पर 10⁻3 आएगा, सॉरी 3 ज़ा कैंसल, यहाँ पर 10, 10⁻5 अपॉन 10⁻4, आंसर इज 10। सो आंसर इज 10 किलोमीटर। सो रिमेंबर, अगर अर्थ पे कोई भी माउंटेन अवेलेबल होगा तो वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, और एवरेस्ट की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज़ 8 किलोमीटर। तो एवरेस्ट ही सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हाइट वाला माउंटेन है, जो कि अर्थ पे सबसे बड़ी हाइट वाला माउंटेन कहा जाता है। उससे ज़्यादा हाइट वाला कोई माउंटेन अब तक अवेलेबल अर्थ पे नहीं है। सो ये उसकी रेंज ही हो गई, ये उसकी लिमिट हो गई। अगर माउंटेन अगर होगा भी फ्यूचर में तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दैट्स अवर टॉपिक गाइज, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स। That's it for today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.